देविका रानी चौधरी जन्म 30 मार्च 1908 को हुए, जिन्हें आमतौर पर हम देविका रानी के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्म में काम किया। वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की पहली अभिनेत्री प्राप्तकर्ता थी और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारतीय सिनेमा की पहली महिला के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार की जाने वाली देविका रानी को सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। 1930 और 40 के दशक की शुरुआत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेत्रियों में से एक है। वो 1940 और 41 में बॉक्स ऑफिस की शीर्ष अभिनेत्रियों की सूची में दिखाई दी। एक धनी भारतीय परिवार में जन्मी देविका रानी को 9 साल की उम्र में इंग्लैंड के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया और वो वहाँ उसी देश में पली बड़ी। 1928 में उनकी मुलाकात भारतीय फिल्म निर्माता हिमांशु राय से हुई और अगले वर्ष उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। उन्होंने हिमांशु राय की प्रयोगात्मक मुख्य फिल्म ए थ्रो ऑफ डाइस 1929 के लिए पोशाक डिजाइन और कला निर्देशन में सहायता की। इसके बाद दोनों जर्मनी गए और बर्लिन के UAF स्टूडियो में फिल्म निर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद हिमांशु राय ने खुद को नायक और उन्हें अपनी अगली प्रोडक्शन दिवसीय फिल्म कर्मा में नायिका के रूप में देविका रानी को कास्ट किया, जो अंग्रेजी और हिंदी में एक साथ बनाई गई। फिल्म का प्रीमियर इंग्लैंड में 1933 में हुआ। स्टूडियो ने उस समय के दौरान अगले 5-6 सालों में कई सफल फिल्में बनाई। उनमें से कई में दीपिका रानी ने मुख्य भूमिका निभाई। अशोक कुमार के साथ उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी भारत में लोकप्रिय हुई। 1940 में राय की मृत्यु के बाद देविका रानी ने स्टूडियो का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और अपने दिवंगत पति के सहयोगी के शशधर मुखर्जी और अशोक कुमार के साथ साझेदारी में कुछ और फिल्मों का निर्माण किया। अपने बुढ़ापे में उन्हें याद आया कि उनके द्वारा निर्देशित फिल्म फ्लॉप या औसत हिट होती थी, जबकि भागीदारों द्वारा निर्देशित फिल्म हिट होती थी। 1945 में उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया और रूसी चित्रकार स्वतस्लाव रोजरिस से विवाह किया और बेंगलोर की बाहरी इलाके में उनके असिस्ट में रहने लगी। इसके बाद अगले 5 दशकों तक उन्होंने बहुत ही एकांत जीवन व्यतीत किया। देविका रानी का जन्म देविका रानी चौधरी के रूप में 30 मार्च 1908 को वर्तमान आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के पास वाल्टियर में एक अत्यंत समृद्ध और शिक्षित बंगाली परिवार में हुआ था, जो डॉक्टर मर्मरनाथ चौधरी और उनकी पत्नी लीला देवी चौधरी की बेटी थी। देविका के पिता कर्नल महेंद्रनाथ चौधरी एक बड़े जमींदार परिवार के वंशज मद्रास प्रेसिडेंसी के पहले भारतीय सर्जन जनरल थे। देविका रानी की मां लीला देवी चौधरी भी समान रूप से शिक्षित परिवार से थी और रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी थी। इसी प्रकार देविका रानी अपने माता पिता दोनों के माध्यम से कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित थी। देविका रानी और हिमांशु राय की कर्मा 1933 नामक एक फिल्म का निर्माण जो किया था। इस फिल्म में दोनों के 4 मिनट का एक चुंबन दृश्य तैयार किया गया था और 80 साल बाद यह 2014 तक भारतीय सिनेमा में किसी चुंबन दृश्य की अवधि के लिए रिकॉर्ड था। देविका रानी ने फिल्म में एक गाना भी गाया था। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में एक साथ बनी कर्मा का प्रीमियर मई 1933 में लंदन में हुआ था। विंडसर में शाही परिवार के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग के साथ फिल्म को पूरे यूरोप में अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। देविका रानी के प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया क्योंकि उन्होंने लंदन मीडिया से बरबोला समीक्षा जीती। द डेली टेलीग्राफ के एक आलोचक ने देविका रानी को उनकी सुंदरता और आकर्षण के लिए नोट किया, साथ ही उन्हें पहले परिमाण का संभावित सितारा होने का श्रेय भी दिया। इंग्लैंड में अपनी सफलता के बावजूद कर्मा ने भारतीय दर्शकों को आकर्षित नहीं किया और 1934 की शुरुआत में जब इसे हिंदी में नागिन की रागिनी के रूप में रिलीज़ किया गया तो यह भारत में असफल साबित हुई। हालांकि फिल्म को अच्छी आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली
और इसने देविका रानी को भारतीय सिनेमा में एक अग्रणी अभिनेत्री के रूप में स्थापित करने में मदद की। भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और कवयित्री सरोजिनी नायडू ने उन्हें एक प्यारी और प्रतिभाशाली छोटी महिला कहा। कर्मा की महत्वपूर्ण सफलता के बाद यह जोड़ा 1934 में भारत लौट आया। हालांकि 1934 में भारत में रिलीज हुई फिल्म का हिंदी संस्करण बिना किसी निशान के फ्लॉप हो गया, लेकिन हिमांशु राय ने यूरोप में आवश्यक नेटवर्क स्थापित कर लिया था और निरंजन पाल, एक बंगाली नाटककार और पटकथा लेखक जिनसे वो पहले लंदन में मिले थे, और फ्रांस ऑस्टेन, जिन्हें राय की कई फिल्मों का निर्देशन किया था, के साथ साझेदारी करते हुए बॉम्बे टॉकीज नामक एक फिल्म स्टूडियो शुरू करने में सक्षम थे। शुरुआत में बॉम्बे टॉकीज देश के सबसे सुसज्जित फिल्म स्टूडियो में से एक था। यह स्टूडियो दिलीप कुमार, लीला चिटनिस, मधुबाला, राज कपूर, अशोक कुमार और मुमताज़ सहित भविष्य के अभिनेताओं के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में काम किया। स्टूडियो की पहली फिल्म जवानी की हवा 1935 एक क्राइम थ्रिलर मूवी था, जिसमें दीपिका रानी और नजमुल हसन ने अभिनय किया था। पूरी तरह से एक ट्रेन में शुरू हुई थी ये फिल्म। नजमुल हसन स्टूडियो की अगली फिल्म जीवन नया में दीपिका के ये सहकलाकार भी थे। दोनों सहकलाकारों के बीच प्रेम संबंध विकसित हो गए और जीवन नया की शूटिंग के दौरान दीपिका हसन के साथ भाग गया। हिमांशु क्रोधित और व्याकुल दोनों थे। चूँकि मुख्य जोड़ी अनुपस्थित थे, इसीलिए फिल्म का निर्माण रुक गया। फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शूट हो चुका था और एक बड़ी राशि, जिसे फाइनेंसरों से क्रेडिट के रूप में लिया गया था, खर्च हो चुका था। इसीलिए स्टूडियो को गंभीर वित्तीय नुकसान हुआ और शहर के बैंकरों के बीच उसकी साख कम हो गई, जबकि भागा हुआ जोड़ा मौज मस्ती कर रहा था। स्टूडियो में सहायक साउंड इंजीनियर शशधर मुखर्जी का देविका रानी के साथ ससुरे भाई जैसा रिश्ता था, क्योंकि दोनों बंगाली थे और एक दूसरे से बंगाली भाषा बोलते थे। उन्होंने भागे हुए जोरों से संपर्क स्थापित किया और दीपिका रानी को अपने पति के पास लौटने के लिए राजी कर लिया। उस समय के भारत में तलाक कानूनी रूप से लगभग असंभव था और भागकर शादी करने वालों महिलाओं को वेश्याओं से कम नहीं समझा जाता था, और उनके अपने परिवार वाले भी उन्हें त्याग देते थे। अपने दिल की गहराइयों में दीपिका रानी जानती थी कि वो किसी भी हालत में हसन से तलाक नहीं ले सकती या उसे शादी नहीं कर सकती। उसने शशधर मुखर्जी के तत्वावधान में अपने पति से बातचीत की और अपनी वापसी के लिए एक शर्त के रूप में अपने पति के वित्तीय मामलों को अलग करने की मांग की। इसके बाद उन्हें उनकी फिल्मों में काम करने के लिए अलग से भुगतान किया जाएगा, लेकिन जिस घर में वो दोनों रहेंगे उसका खर्च अकेले ही हिमांशु को उठाना होगा। समाज में अपनी प्रतिष्ठा बचाने और स्टूडियो की दिवालिया होने से बचाने के लिए हिमांशु ने इसे सहमति जताई। दीपिका रानी अपने ससुराल लौट गई। हालांकि पति पत्नी के बीच चीज़ें और कभी वैसे नहीं रही, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद से उनका रिश्ता मुख्यतः काम तक ही सीमित रहा और इस घटना के बाद उनके बीच बहुत कम या कोई अंतरंगता नहीं रही। हिमांशु राय ने बाद में नजमुल हसन की जगह अशोक कुमार को जीवन नया के रूप में ले लिया, जो शशधर मुखर्जी की पत्नी के भाई थे। यह अशोक कुमार की हिंदी फिल्मों में 100 दशक के लंबी करियर की शुरुआत थी। हालांकि ये असंभव लग सकता था। नजमुल हसन को बॉम्बे टॉकीज में उनकी नौकरी से निकाल दिया गया था। यह वो दौर था जब अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को एक विशिष्ट फिल्म स्टूडियो द्वारा नियमित मासिक वेतन दिया जाता था और वे किसी अन्य स्टूडियो में काम नहीं कर सकते थे। एक खतरनाक बदमाश के रूप में उनकी प्रतिष्ठा स्थापित हो गई। उन्हें किसी अन्य स्टूडियो में काम नहीं मिला, उनका करियर बर्बाद हो गया और वो गुमनामी में डूब गए। बॉम्बे टॉकीज के स्वर्णिम युग की बात करें तो अछूत कन्या 1936 में स्टूडियो का अगला प्रोडक्शन त्रासदीपूर्ण नाटक था, जिसमें दीपिका रानी और अशोक कुमार ने एक अछूत लड़की और ब्राह्मण लड़के की भूमिका निभाई थी जो प्यार में पड़ जाता है। इस फिल्म को भारतीय सिनेमा में एक मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि इसने देश में जाति व्यवस्थाओं को चुनौती दी थी। दीपिका रानी की कास्टिंग को एक बेमेल माना गया, क्योंकि उनके शक्ल उनके उच्च वर्गीय पालन पोषण के कारण एक गरीब अछूत लड़की की भूमिका से मेल नहीं खाती थी। हालांकि अशोक कुमार के साथ उनकी जोड़ी लोकप्रिय हो गई। उन्होंने एक साथ 10 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से अधिकांश प्रोडक्शन बॉम्बे टॉकीज के पास थी। 1940 में हिमांशु राय के मृत्यु के बाद मुखर्जी और अमित चक्रवर्ती के नेतृत्व वाले बॉम्बे टॉकीज के दो दलों के बीच दरार आ गई।
देविका रानी ने मुख्य जिम्मेदारी संभाली और मुखर्जी के साथ स्टूडियो को संभाला। 1941 में उन्होंने अशोक कुमार के साथ अनजान का निर्माण और अभिनय किया। बाद के वर्षों में उन्होंने स्टूडियो को तहत 2 सफल फिल्मों का निर्माण किया। बसंत और किस्मत 1943 में ब्रिटिश विरोधी संदेश थे। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और ये एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म बन गई। देविका रानी ने अपनी आखिरी फिल्म हमारी बात 1943 में दिखाई, जिसमें राज कपूर ने एक छोटी भूमिका निभाई थी। उन्होंने स्टूडियो की ओर से खुद द्वारा निर्मित ज्वार भाटा 1944 में एक भूमिका लिए दिलीप कुमार को सुना। स्टूडियो में उत्पन्न हुई अतिरिक्त राजनीति के कारण मुखर्जी और अशोक कुमार सहित मुख्य हस्तियों ने उनसे अलग होने का फैसला किया और फिल्मिस्तान नामक एक नया स्टूडियो को स्थापित किया। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद देविका रानी ने 1945 में रूसी चित्रकार निकोलस रोडिक के बेटे स्वतस्लाव रोडिक से शादी कर ली। शादी के बाद दंपति मनाली हिमाचल चले गए, जहां उनकी मुलाकात नेहरू परिवार से हुई। मनाली में रहने का दौरान देविका रानी ने वन्य जीवों पर कुछ वृत्त चित्र बनाए। कुछ साल मनाली में रहने के बाद कर्नाटक बेंगलोर चले गए। वह एक कंपनी का प्रबंधन करने लगे। दंपति के शहर के बाहरी इलाके में 450 एकड़ की संपत्ति खरीदी और अपने जीवन के बाकी समय एकांत जीवन व्यतीत किया। रोय रशीद की मृत्यु के बाद साल 1994 9 मार्च को बेंगलोर में ब्रोंकाइटिस से उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार में देविका रानी को पूरे राजकीय सम्मान से नवाजा गया। उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति पर कई वर्षों तक मुकदमा चला, क्योंकि दंपति के पास कोई कानूनी दावेदार नहीं था। देविका रानी जीवन भर निसंतान रही। अगस्त 2011 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में फैसले सुनाए जाने के बाद कर्नाटक सरकार ने संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया। देविका रानी को भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला कहा जाता है। उन्हें भारतीय सिनेमा के वैश्विक मानकों पर ले जाने वाली शुरुआती हस्तियों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है। उनकी फिल्में ज़्यादातर दुखद रोमांटिक ड्रामा थी, जिनमें सामाजिक विषय होते थे। बॉम्बे टॉकीज की फिल्मों में उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाएं आमतौर पर ऐसे पुरुषों के साथ रोमांटिक संबंधों से शामिल होती थी जो उस समय समाज में प्रचलित सामाजिक मानदंडों के लिए असामान्य थे। मुख्यतः उनकी जातिगत पृष्ठभूमि या सामुदायिक पहचान के लिए यूएफएफ स्टूडियो में अपने प्रशिक्षण के कारण रानी जर्मन सिनेमा से बहुत प्रभावित थी। देविका रानी को उनको धूम्रपान, शराब पीने, गाली देने और गर्म स्वभाव के लिए ड्रैगन लेडी के रूप में जाना जाता था। 1958 में भारत सरकार ने देविका रानी को देश के छोटे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता बनी, जो फिल्मों के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, जब इसे 1969 में स्थापित किया गया था। 1990 में सोवियत रूस ने उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया। फरवरी 2011 में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उनके जीवन की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया था। उनके फिल्मों के बारे में बात करें तो कर्मा 1933, जवानी की हवा 1935, ममता और मियाँ बीबी 1936, जीवन नया, जन्मभूमि, अछूत कन्या, सावित्री, जीवन प्रभात, इज्जत, प्रेम कहानी, निर्मला, बचन, दुर्गा, अनजान और उनकी आखिरी फिल्म हमारी बात उल्लेखनीय है। धन्यवाद।